तो बच्चों, तो यहाँ एक सवाल है। सवाल ऐसा है कि ये जो लूप है वो एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड है। जो यहाँ पे करंट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है और यहाँ से लीव आउट हो रहा है। देखो, इतना जो पार्ट है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। मैंने माना इसका I2 भाग इधर गया, और ये जो बड़ा वाला लूप है बच्चों, 3/4 जो लूप बन रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। आपको बताना क्या है कि इसके सेंटर पे जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा होगा। देखो, हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। अगर इस लूप का मटेरियल सेम है बच्चों, तो रो तो कांस्टेंट होगा, तो आर का वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R1 मानूं, ठीक है, इसका R1 मानूं और इसका R2 रेजिस्टेंस मानता हूं, तो इनका रेशियो जो होगा बच्चों वो L1/L2 इंटू A2 भाई A1 आ रहा होगा। देखो, अगर ये छोटे वाले का लेंथ अगर मैं L एज्यूम करता हूं, तो ये वाला लेंथ टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 3L। तो देखो, मैंने L1 को 3L डाल दिया और छोटे वाले का लेंथ कितना है L। ये काम हो गया L1/L2 का। सिमिलरली क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने गिवन है। यहाँ से अपन देखेंगे तो जो R1 और R2 दोनों का भाग का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1:1, मतलब जितना रेजिस्टेंस इसका है उतना रेजिस्टेंस उसका है। तो मैं बोल दिया कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। और अपने को ये बात पता है कि ये दोनों लूप जो है 1 और 2 जो लूप है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ करंट जो है आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, जितना आया उसका आधा पार्ट इधर जाएगा और आधा पार्ट इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा होगा I/2 और यहाँ से I/2, फिर यहाँ से कितना लीव आउट होगा I। देखो, अगर मैं फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ तो देखो आउटवर्ड डॉट लिखा, ये था डायरेक्शन। अगर मैं सेकंड की वजह से लिखूँ तो इनवर्ड आएगा। चलो ठीक है, देखो μ0I1 डिवाइडेड 4πr इंटू एंगल इन रेडियन मैंने डाल दिया। ये देखो यहाँ तक एंगल कितना आएगा 3π/2, तो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है 3μ0I डिवाइडेड बाई 16r यार होगा। देखो सिमिलरली अगर B2 का कैलकुलेशन करें बच्चों तो ये आ रहा होगा μ0I डिवाइडेड बाई 16r, ये क्रॉस आ रहा होगा। अगर C पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो B1 - B2 आ रहा होगा। इसको सॉल्व करोगे तो देखो μ0I डिवाइडेड बाई 8r, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कितना आ रहा होगा, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो एक और सवाल देखते हैं। सवाल इस बार ऐसा है, सवाल सिंपल है। देखो, सवाल जो है वो आपसे ऐसे पूछा गया है, इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ एक वायर आ रहा है इन्फिनिटी से जिससे करंट कितना है बच्चों I, और ये स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो A है। यहाँ सेंटर है C। यहाँ से करंट जो है यहाँ से लीव आउट होता है जो आ रहा है। आपको बताना है कि जो C पॉइंट होगा उस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा होगा। देखो अगर यहाँ से करंट आ रहा हो तो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। चूंकि यूनिफॉर्म है तो आधा करंट इधर गया होगा, आधा करंट उधर गया होगा। तो अपने को पता था कि इस अरेंजमेंट की वजह से तो जीरो आ रहा होगा, मतलब ये और ये इस अरेंजमेंट। बचा कौन सा अरेंजमेंट, ये। ठीक है, मैं इस अरेंजमेंट के चलते तो अपने को पता था ना कि सिमेट्रिकल अगर इंटर करता है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड C पे कितना हो जाएगा, 0। बचा किसका, इसका। तो जो C पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा बच्चों वो सिर्फ इसके वजह से बन रहा होगा, इस वायर की वजह से। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखो 45 डिग्री। यहाँ से कोई दिक्कत। तो इस अरेंजमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा वो सिर्फ इस वायर का बन रहा होगा, और इसका कितना हो रहा होगा, 0। यहाँ पे इसके वजह से 0। तो देखो अगर C पे बात करोगे तो आप इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो। इसके वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो देखो यहाँ
यहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो इस केस में देखो θ2 θ1 कितना होगा, देखो θ1 की ये इनफाइनाइट वायर है, तो इस पॉइंट पे θ1 कितना हो गया बच्चे बताओ 90 डिग्री। θ2 की वैल्यू कितना है, θ2 की वैल्यू ये रहा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा a/2, ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज, तो यहाँ θ2 को मैं क्या लिखूंगा -45 डिग्री। तो देखो B@C लिखोगे तो लिखोगे μ0I डिवाइडेड बाई 4 पाई d, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे कितना है a/2, ठीक है बच्चों, साइन θ1 की वैल्यू 90 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, ये आ रहा होगा। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सी पे आ रहा होगा बच्चों, वो आउटवर्ड आ रहा होगा। यहाँ देखो देखिए, तो आप B@C लिखोगे तो देखो ये लिख रहे होगा μ0I डिवाइड बाई 2 पाई a, साइन 90 कितना होता है 1 माइनस साइन 45 डिग्री, ये आता है। ये इसका सॉल्यूशन आ रहा होगा, इसको एक बार चेक कर लो, ये जो है इसका सॉल्यूशन आ रहा होगा, और इसका डायरेक्शन जो आ रहा होगा वो डॉट आ रहा होगा। चलो सिमिलर सवाल है, इसी कंसेप्ट का यूज करके मैं एक और सवाल फ्रेम कर रहा हूँ। ये जो सवाल है बच्चों वो ऐसा है, इस बार जो सवाल है वो ऐसा है, देखना ए साइड है, यहाँ सी पॉइंट है और यहाँ से वायर है, ठीक है, यहाँ आया और यहाँ से लीव आउट कर गया, ये इन्फिनिटी तक गया। यहाँ देखो दिक्कत, देखो ये इनफाइनाइट वायर, आपको बताना है इस अरेंजमेंट के चलते सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखो दिक्कत, देखो अगर अपन देखें तो इतने के वजह से देखो कुछ करंट अगर ये यूनिफॉर्म होगा तो इधर करंट गया होगा और इधर करंट गया होगा, तो जो इस अरेंजमेंट के चलते सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बना होगा वो तो 0 बना होगा, सिर्फ इस अरेंजमेंट के चलते। बचा कौन सा अरेंजमेंट 1 और 2, तो अगर इसके वजह से देखें, इसको 1 मानता हूँ और इसको 2, तो देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर का केस है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे क्रॉस आ रहा होगा, इसको मैं B1 बोल रहा हूँ, क्रॉस। इसके वजह से देखो, इसके वजह से भी क्रॉस आ रहा होगा, जो ये B2 बनेगा ये भी क्रॉस बनेगा। और अपन ऐसे केस में यहाँ डील कर चुके हैं कि एक वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। तो जितना B1 बन रहा होगा बच्चों, अगर इसका मैं सॉल्यूशन बनाऊँ तो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू जो वैल्यू मिल रही होगी वो मिल रही होगी μ0I डिवाइड बाई 2 पाई a 1 माइनस 1/√2, ठीक है, और ये क्रॉस मिल रहा होगा। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड सी पे लिखते हो तो क्या होगा, समीशन हो जाएगा सिंपल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो ये 2 टाइम्स μ0I डिवाइड बाई 2 पाई a 1 माइनस 1/√2 क्रॉस। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ रहा होगा वो चेक कर लो, ये आ रहा होगा μ0I डिवाइड बाई पाई इंटू a 1 माइनस 1/√2 इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो एक और छोटा सा सवाल देख लेते हैं। ये जो सवाल है वो ऐसा है, देखो अगेन एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, अगेन एक स्क्वायर है, यहाँ देखो दिक्कत, यहाँ से करंट I इंटर गया और यहाँ लीव कर रहा है, इससे करंट I1 गया, इससे करंट I2 गया, इतना का रेजिस्टेंस 1 ओम है और इतना का रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये जो पाथ है इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो अगर अपन I1 और I2 की बात करें बच्चों, I1 और I2 की बात करें तो अपने को पता है कि I का जो डिवीजन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो जो I1 आ रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, देखो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू I, यार होगा 2/3 ऑफ I। सिमिलरली अगर I2 की बात करोगे तो 1/3I आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसके वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड 2 मानता हूँ और इसके वजह से 1 मानता हूँ, तो इसके वजह से तो इनवर्ड आ रहा होगा और इसके वजह से आउटवर्ड आ रहा होगा। यहाँ सी पॉइंट है जहाँ पे अपने को निकालना है,
ठीक है। देखो तो अगर आप देखोगे तो ये एक फाइनाइट वायर का केस होगा, यहाँ से देखो ये फाइनाइट वायर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका ये स्क्वायर है ना इस साइड का, तो ये देखो कितना आ रहा होगा, ये a/2 आ रहा होगा, और ये जो एंगल होगा वो 45 और ये एंगल 45। इस ऐसा केस तो अपन बना चुके हैं। तो देखो तो B@C लिखोगे तो B1 माइनस B2 आ रहा होगा। कौन सा करंट ज़्यादा है देख लो इस बार, ये 2/3 पार्ट है 1/, तो I1 ज़्यादा है तो B1 की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी, और जो डायरेक्शन आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा, इनवर्ड आ रहा होगा। ठीक है, देखो तो B@C आ रहा होगा वो B1 माइनस B2 आ रहा होगा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, ये आ रहा होगा √2/3 μ0I/π इंटू ए आ रहा होगा। एक बार कैलकुलेशन कर लेना इसका। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो अब अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल। क्या बात करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब अपन बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसका टर्न जो है नंबर ऑफ टर्न्स n है। देखो ये कॉइल है, इससे x डिस्टेंस पे इसके सेंटर से इसकी रेडियस जो है वो r है, इसके एक पॉइंट है P। ठीक है, देखो यहाँ मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ आइडियल, सिमिलरली यहाँ भी लेता हूँ आइडियल। तो ये r है, तो ये वाला डिस्टेंस जो आइडियल बन रहा होगा बच्चों, वो देखो कितना बन रहा होगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस बन रहा होगा ये बन रहा होगा r² प्लस x² का रूट अंडर ना। ये जो डिस्टेंस होगा वो r² प्लस x² का रूट अंडर। इस छोटे से एलिमेंट के वजह से यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड में लिखता हूँ dB। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, dB। इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा रहा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा रहा होगा, तो इसके वजह से dB इधर। ठीक है, तो ये थीटा रहा होगा। देखो तो dB का एक कंपोनेंट ऊपर dB cos थीटा, इधर आ रहा होगा dB cos थीटा, और इधर जा रहा होगा एक्सिस के अलोंग dB sin थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस आइडियल छोटे से, मैंने कॉइल जो है इसमें एंट्रेंस है, इस छोटे से कॉइल की वजह से मैंने इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कॉइल का जो छोटा सा एलिमेंट है उसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहा हूँ छोटा सा। तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखें बच्चों, तो dB बायट लॉ से लिखें तो n μ0 आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r² की वैल्यू क्या है, μ0/4π इंटू μ0 आइडियल साइन थीटा अपॉन r² को क्या लिखोगे, r² प्लस x² का रूट अंडर का स्क्वायर करूंगा तो ये खुल जाएगा ब्रैकेट, ये आ रहा होगा। देखो ये था dB, ये जो dB आ रहा है ये आ रहा है n μ0I डिवाइड बाई 4π। ठीक है बच्चों, r² प्लस x²। यहाँ मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा लिखूँ तो देखो r दिस आ रहा होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ r डिवाइडेड बाई रूट अंडर r² प्लस x²। यहाँ तो कोई दिक्कत, साइन थीटा। अब मेरे को बचा क्या, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, dl का इंटीग्रेशन। अगर मेरे को रिंग बनाना है बच्चों तो ये वर्टिकल प्लेन में है ऐसा रिंग, तो इस छोटे लेंथ को मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये जो इंटीग्रेशन आ रहा होगा ये 2πr जो पेरीमीटर होगा उसके बराबर आ रहा होगा। तो जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा बच्चों
वो देखो एन म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है, इंटू आर। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई इंटू आर। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से 2 से 2 गया, ये आ रहा होगा एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो ये है करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये है इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। ये कहाँ पे है बच्चों, ये है एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें और यहाँ से आर कॉमन निकालें, तो जैसे ही आर कॉमन निकालोगे तो देखो ये ऐसा निकल रहा होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर क्यूब कॉमन निकल रहा होगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2 आ रहा होगा। देखो यहाँ से ये कैंसिल, तो बी एट एक्सिस आपको ये मिल रहा है एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ये क्या है, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पे डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है एक्सिस पे, इसको अपन कैसे लिख रहे हैं, इसको अपन लिख रहे हैं ऐसे, या तो आप उसको ऐसे लिखो बी एट एक्सिस इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख दिया। देखो अगर आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करो, देखो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों, r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। देखो नीचे भी कर दिया और ऊपर भी कर दिया। जैसे इसको करेंगे अपन, तो देखो एन म्यू नॉट आई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2r टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं अपन। इसको अपन ऐसे लिख देते हैं एन म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ये लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको r डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख दूँ क्या। ये देखना ऐसा लिखना कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। देखो हमने जो ट्रायंगल बनाया था, ऐसा कॉइल था, ठीक है, और ये x था और ये r था, ये था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ था थीटा। अगर इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो, अगर इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो देखो आपको क्या दिख रहा है कि r डिवाइडेड बाई दिस, ये साइन थीटा का टर्म है, तो अपन इसको लिख सकते हैं। और ये क्या है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा का क्यूब। मतलब आप बी एट एक्सिस को ऐसे भी लिख सकते हो थीटा के टर्म में। तो देखो बी एक्सिस जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा इतना। यहाँ देखो दिक्कत, तो ऐसे तो लिखा जा सकता है, इसको थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो एक सवाल करते हैं, आपको जो सवाल दिया है आपसे पूछा क्या है, एक छोटा सा सवाल है। सवाल ऐसा है, एक कॉइल है
करंट कैरिंग, और यहाँ ये डिस्टेंस √3r है और ये r है, ये करंट कैरिंग कॉइल है। यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है बच्चों। आपसे पूछा क्या है, ये इसका सेंटर, आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया BP/BC कितना आ रहा होगा। चलो इसको सोच लो फटाफट। चलो अगर इसका अपन सॉल्यूशन करें तो देखो, अपन इसको मिलाते हैं और इसको थीटा मानते हैं। फिर इसको थीटा बोलोगे तो आप यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हो, r/√3r इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू जो आ रही होगी, ये आ रही होगी 30 डिग्री। देखो अपने को पता था कि BP इज इक्वल टू BC साइन क्यूब थीटा, तो BP/BC की जो वैल्यू आ रही होगी वो साइन 30 का क्यूब आ रहा होगा, 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/8। ये आंसर आ रहा होगा इसका। ये छोटा सा सवाल था, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें कुछ नोट लिखते हैं, कुछ नोट्स लिख लो, अभी तक तो क्लियर होगी बातें, तो नोट देखते हैं। जो बच्चों पहला नोट है वो है, अगर x इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन में डालने का मतलब हुआ आप कहाँ पे चले आए, सेंटर पे। एट सेंटर की बात करें तो जो अपने को एक्सप्रेशन मिला था एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का, वो था n/μ0 I/r² 2 टाइम्स x² प्लस r² का पावर 3/2। अगर इसमें x डालोगे तो आप B एट एक्सिस इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू B मैक्स इज इक्वल टू n/μ0 I/2r, ये आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ जानने वाली ये बात है बच्चों कि एक्सिस पे आप अगर मूव करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस पे सबसे ज़्यादा जो वैल्यू मिलेगी वो सेंटर पे मिलेगी। कहाँ मैक्सिमम, कहाँ मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की। देखो तो यहाँ लिख लो B एट एक्सिस इज मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ कॉइल। कॉइल के सेंटर पे जो है वो मैक्सिमा मिलेगा। देखो अगर अपन फार पॉइंट की बात करें, मतलब जो x है वो बहुत बड़ा है, किससे, r से। क्या बच्चों, अगर मैं फॉर फार पॉइंट बात करूं, अगर मैं फॉर फार पॉइंट की बात करूं तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r होगा। तो r का जो, r को अपन नेग्लिजिबल कर सकते हैं, r का जो हाई पावर होगा उसको अपन नेग्लिजिबल कर देंगे। तो अगर ऐसा आप करते हो तो आपको जो वैल्यू मिल रही होगी बच्चों वो देखो ऐसे मिल रही होगी, n/μ0 I/r² डिवाइड बाई x³। ये वैल्यू आपको अगर आप कॉइल से बहुत दूर चले जाते हो तो मिल रहा होगा। यहाँ पे देखने वाली, यहाँ 2 आ रहा होगा ना। देखो यहाँ देखने वाली बात यह है कि B एट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x³, इस केस में मिल रहा है। देखो अगर अपन नियर पॉइंट की बात करें, देखो यहाँ तीसरा जो लिख रहा हूँ, अपन लिख रहा है कि x इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब नियरेस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नियरेस्ट पॉइंट की। तो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, देखो कैसे अपने मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, BC डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² बाई r² का पावर 3/2। याद करो ये हमने लिखा था। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। अगर x बहुत कम है r से
तो बाइनोमियल यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो देखो आपको मिल रहा होगा, थोड़ा सा रीअरेंज करने पर बी सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का पावर -3/2। अगर x बहुत कम है r से और अपन यूज करते हैं बाइनोमियल, ठीक है, अगर बाइनोमियल यूज करें तो याद करो, आपको पता होगा कि बाइनोमियल में क्या होता है। ये देखो 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इस पावर को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अगर x बहुत छोटा है तो देखो अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें बच्चों तो अपन बी पी बाई बी सी इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, अगर इसको उधर भेजे और इसको इधर, तो 1 माइनस बी पी बाई बी सी कैन बी रिटन लाइक डेट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो अगर बी सी माइनस बी पी डिवाइडेड बाई बी सी को लिखा है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, देखो ये फ्रैक्शनल चेंज है। अगर मैं इसको परसेंटेज में तब्दील करूं तो इंटू 100% इज इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 100 लिख सकता हूँ, आसानी से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो ये तभी वैलिड है ये एक्सप्रेशन जब चेंज जो है लेस देन 5% हो। लेस देन 5% के केस में ही अपन इसका यूज करेंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज इन बी, परसेंटेज डिक्रीज इन बी, देखो परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे 3/2, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 100। ये तभी वैलिड है जब परसेंटेज चेंज जो है वो 5% से कम हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। सवाल ऐसा है बच्चों कि फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द पोजीशन of a point on the axis of coil, on the axis of coil from the center, from the center where क्या हो बच्चों, where B decreases, magnetic field decrease 2% with respect to magnetic field at center। ये सवाल है। देखो इसका सॉल्यूशन अपने पास है, तो वो पॉइंट कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, 2%। तो 2 इज इक्वल टू 3/2, 2% इज लेस देन 5%। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 100, ये था फॉर्मूला मेरे पास। इसको अपन सॉल्व करें तो ये देखो 4 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यार होगा। तो अपन यहाँ देखें तो एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं √4/300 प्लस माइनस इंटू आर, ये लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 2/10 √3 प्लस माइनस का आर आ रहा होगा। तो x की जो वैल्यू आ रही है देखो वो आ रही है प्लस माइनस 5√3। ये वो जगह है जहाँ पे परसेंटेज चेंज जो है 2% डिक्रीज हो रहा होगा विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द कॉइल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और नोट देखते हैं। जो नोट है बच्चों वो है BX कर्व। क्या है वो? है BX कर्व, वो है BX ग्राफ।
मैग्नेटिक फील्ड और विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये अपन ग्राफ देख रहे हैं। तो जो ग्राफ प्लॉट करोगे बच्चों, देखो वो ग्राफ ऐसे आ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का, ठीक है। देखो ये x इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, उसकी वैल्यू म्यू नॉट एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। यहाँ एक पॉइंट है P और यहाँ एक Q। ये जो ये आता है -r/2 और ये x इज इक्वल टू r/2। ये वो पॉइंट है P और Q जहाँ पे देखो ग्राफ जो है, कर्व जो है वो चेंज हो रहा है, और आप r/2 वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है वो 0.72 ऑफ BC मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा बच्चों? 0.72 अप्रॉक्स BC मिल रहा होगा। देखो अगर अपन देखें मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, अगर करंट ऐसे दौड़ रहा है तो ये है पॉइंट C, यहाँ एक पॉइंट है P और यहाँ है पॉइंट P। तो अपन देख रहे हैं कि P और Q ऐसा पॉइंट है ग्राफ में जहाँ पे ग्राफ जो है, ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर। जहाँ पे ग्राफ अपना कर्वेचर चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो या इसी को अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर। इसको अपन एक और नाम देते हैं पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर। पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर, ठीक है बच्चों, पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर या पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज। एक और नाम देते हैं क्या? पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज। पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज, ये इसके लिए भी है ना सेम चीज, क्योंकि P और Q दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगर अपन देखें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो कितने पे मिल रहा है? x इक्वल टू ±r/2। तो जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है बच्चों, वो मिल रहा है x इज इक्वल टू ±r/2 पे, ±r/2 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है। अपन बात करें एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखो अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। अगर इसको वापस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें तो इसकी वैल्यू आएगी 0 के बराबर। तो रेट ऑफ चेंज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद जो रेट ऑफ चेंज है वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है। देखो इसके बाद थोड़ा सा कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। चलो इसी कंसेप्ट का यूज कर करके एक साइंटिस्ट ने एक अपने नाम का कॉइल बनाया। क्या बनाया बच्चों? एक कॉइल बनाया। उस कॉइल का नाम रखा हेल्महोल्ट्ज कॉइल। क्या बोल रखा? हेल्महोल्ट्ज कॉइल। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉइल है क्या। उन्होंने क्या किया, अपने को पता था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो कांस्टेंट बन रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक दो कॉइल का एक ऐसा अरेंजमेंट लिया। क्या लिया? देखो दो सिमिलर कॉइल का
अरेंजमेंट लिया जिसमें सिमिलर करंट फ्लो कराया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उतना ही रखा जितना इनकी रेडियस थी। ठीक है बच्चों, देखो तो अगर अपन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखें, इसको फर्स्ट कॉइल बोल रहा हूँ, इसको सेकंड कॉइल, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा होगा। सिमिलरली इसकी वजह से अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो यहाँ बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर बीचों बीच में कोई पॉइंट है बच्चों, तो अपने को पता है कि दोनों के वजह से जो बीचों बीच में ये जो डिस्टेंस यहाँ से आ रहा होगा वो बन रहा होगा r/2 पे, और यहाँ भी r/2 पे बन रहा होगा। आपको पता है कि इस कॉइल के लिए r/2 जो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। तो उन्होंने यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा और यहाँ भी दोनों का डायरेक्शन कैसा रहा होगा, सेम। उन्होंने क्या किया, ऐसा अरेंजमेंट रखा, यहाँ लिख लो, ये जो कॉइल है इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू similar coil. It is the arrangement of two similar coils carrying equal currents and placed coaxially. और ये कैसे प्लेस है, coaxially, and separation between them is equal to radius of each coil. ये था अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को क्यों बनाया गया था, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको इसीलिए बनाया गया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बने। क्यों बने बच्चों, क्योंकि अपने को पता है कि जैसे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अचीव होता है उसके बाद से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन ऑफ, दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उन्होंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ही एप्लीकेशन यूज किया। देखो अगर यहाँ देखें अपन, एक कॉइल बनाता हूँ, देखो एक कॉइल, वही कॉइल मैं वापस बना रहा हूँ ना यहाँ, और ये कॉइल, ये दोनों आइडेंटिकल कॉइल है ना, इसकी रेडियस r है और इनके बीच का सेपरेशन r है। देखो अगर इसके वजह से अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें तो अपने को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। ये है r/2 लाइन और दोनों की वजह से यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है P, और दोनों की वजह से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। देखो ये है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो अगर मैं, ठीक है, ये था फर्स्ट का। सिमिलरली अगर सेकंड का देखें बच्चों, क्या ऐसे बन रहा होगा, ये है फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड, और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल रही होगी वो मिल रहा होगा इतना 0.72। तो ये छोटे से इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो यूनिफॉर्म था और उसका मैग्नीट्यूड भी छोटा था। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी छोटा था बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो यूनिफॉर्म बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में बन रहा होगा। तो बेसिकली अगर हम हॉल्स कॉइल की बात करें तो ये अरेंजमेंट है दो इक्वल कॉइल का, जिसकी रेडियस जो है सेम होगी और करंट जो है डायरेक्शन भी सेम होगा, करंट का सेंस भी सेम होगा, और ये दोनों कॉइल कोएक्सियली प्लेस होंगे और इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो इसके
रेडियस के बराबर होगा। तो इसका यूज उन्होंने क्यों किया, उन्होंने ऐसे कॉइल इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने देखा कि अगर ऐसा मैं प्लेस कर देता हूं तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बन रहा होगा, और दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये था छोटा सा पॉइंट कॉइल से रिलेटेड। अपन अगली लेक्चर में देखेंगे एसीएल। क्या देखेंगे बच्चों? एसीएल, एम्पियर सर्कुलर लॉ।